पुस्तक का नाम प्रतिभा पुरुषार्थ की चेरी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। शीर्षक प्रतिभा पर आयु का सीमा बंधन नहीं। सामान्य धारणा है कि प्रौढ़ावस्था में शरीर के साथ साथ मनुष्य का मस्तिष्क भी ढलने लगता है और चिंतन तंत्र काम करना बंद कर देता है। कल्पना शक्ति कमजोर पड़ जाती है व दिमाग की रचनात्मक सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, पर वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। संसार में अनेक महत्वपूर्ण कार्य लोगों ने ढलती आयु में ही संपन्न किए हैं। कई लोगों ने जीवन की इस ढलान में अनेक ऐसी रचनाएं की जो उन्हें अमर बना गई। कईयों ने इस अवस्था में ऐसी प्रतिभा का परिचय दिया जिसे अद्भुत ही कहा जा सकता है। अनेकों ने इसी उम्र में अपने को सही सही समझा और उसका सदुपयोग किया, जबकि अन्य अनेक ऐसे ही हुए हैं जिन्होंने जीवन के इसी दौर में कुछ ऐसे कार्य कर दिखाए जिन्हें शेष जीवन की तुलना में श्रेष्ठ व मूल्यवान कहा जा सके। ऐसे महान पुरुषों में कुछ हैं महान दार्शनिक संत सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, होमर, आर्कटस, खगोल शास्त्री गैलीलियो, प्रसिद्ध कवि हेनरी वर्ड्सवर्थ, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस, विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन, सिसरो, अल्बर्ट आइंस्टीन, टेनिसन, महात्मा टॉलस्टॉय इत्यादि। सुकरात ने 60 वर्ष पार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत अच्छा माध्यम हो सकता है। अतः उन्होंने गाना सीखना प्रारंभ किया और बजाना भी। यह क्रम उन्होंने मरते दम तक जारी रखा। वे 60 वर्ष की उम्र में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व दर्शन की विशद व्याख्या करने में भी जुटे हुए थे। यही बात प्लेटो के संबंध में भी थी। वे अपनी 80 वर्ष की आयु तक बराबर कठोर परिश्रम करते रहे। 81 वर्ष की अवस्था में हाथ में कलम पकड़े हुए उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया। टेनिसन ने 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था में अपनी सुंदर रचना क्रॉसिंग दी वार दुनिया को प्रदान की। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने जीवन के संध्याकाल में बहुत सक्रिय बने रहे। उन्होंने 77 साल की उम्र में मृत्यु के कुछ पहले ही 2 सर्व सुंदर कविताएं रेवेरी और एविलॉग टू ऑस्लेरडी लिखी। H.C. वेल्स ने 70 वर्ष की अपनी वर्षगांठ के उपरांत भी पूरे चुस्त और कर्मठ रहते हुए 1 दर्जन से ऊपर पुस्तकों की रचना की। सिसरो ने अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व 63 वर्ष की आयु में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रीटाइज ऑन ओल्ड एज की रचना की। कीरो ने 70 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। थियोसॉफी की संस्थापिका मैडम ब्लेवत्स्की ने मृत्युशैया पर भी अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स की रचना की थी, जो कि 6 खंडों में है। प्लूटार्क यूनान के माने हुए साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु के बाद लैटिन भाषा पढ़ना आरंभ की थी। इटली के प्रख्यात उपन्यासकार बोकेशियोकियो को ढलती उम्र में साहित्यकार बनने की बात सूझी। उस ओर वह पूरी दिलचस्पी के साथ जुटे और अंततः मूर्धन्य कथाकार बनकर चमके। इसी प्रकार दार्शनिक फ्रैंकलिन की विश्वव्यापी ख्याति है। वे 50 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र से अपरिचित रहे। इसके प्रति रुझान इसके बाद ही जन्मा और वह उन्हें विश्वविख्यात बनाकर ही रहा। संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्हें जीवन के पूर्वार्ध में विज्ञान का अक्षर ज्ञान भी नहीं था, पर जीवन यात्रा के उत्तरार्ध में उनने विज्ञान को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी और मूर्धन्य विज्ञानी बने। सर हेनरी स्पेलमैन अग्रगण्य विज्ञान वेत्ता हुए हैं। वे 60 वर्ष तक दूसरी तरह के काम करते रहे। इस उम्र में उन्हें वैज्ञानिक बनने की सूझी, सो उन्होंने साइंस की पुस्तकें पढ़नी आरंभ की और उस दिशा में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें उच्च कोटि की वैज्ञानिक सफलताएं प्रदान की। अनेक भारतीय मनीषियों
विद्वानों ने भी जीवन के अंतिम पड़ाव में ऐसी प्रतिभा का परिचय दिया। वाणभट्ट ने अपनी अमर कृति कादंबरी का सृजन जीवन के अंतिम दिनों में ही आरंभ किया था और उसे अधूरा छोड़कर चल बसे थे। बाद में उनके बेटे ने उस कार्य को पूरा किया। कालिदास की रुचि जीवन के उत्तरार्ध में ही साहित्य क्षेत्र में बढ़ी थी। आदि कवि कहलाने का सौभाग्य महर्षि वाल्मीकि ने अपनी प्रौढ़ावस्था में ही प्राप्त किया था। छायावाद के जनक कहलाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद की जब मृत्यु हुई तो वे इरावती नामक उपन्यास लिखने में जुटे हुए थे। जीवन के अंतिम चरण में विनोबा चीनी भाषा सीख रहे थे। संस्कृत के पारंगत सातवलेकर जब 75 वर्ष के थे तब वेदों का भाष्य आरंभ किया और सारे आर्ष ग्रंथों का सटीक अनुवाद कर जीवेम शरदः शतम की उक्ति सार्थक की। पश्चिम एवं भारत के ये कुछ ऐसे मनीषी विद्वान वैज्ञानिक थे जिनकी रचनात्मक शक्ति का ह्रास उनकी ढलती उम्र के कारण कतई नहीं हुआ और जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भी बड़े महत्वपूर्ण एवं उपयोगी काम करके मानवता की अपूर्व सेवा की। पर देश विदेश में ऐसी प्रतिभाएं सिर्फ साहित्य क्षेत्र में ही पैदा नहीं हुई। राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक ऐसे नक्षत्र जन्मे जो वृद्धावस्था के बावजूद राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रहे। महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिज़रेली, ग्लैडस्टोन आदि ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं जो अपनी वृद्धावस्था की चुनौतियों के बावजूद बहुत सक्रिय बने रहे। अपने देश की अमूल्य सेवा में वे अनवरत रूप से लगे रहे। मूर्धन्य वैज्ञानिक सापेक्षवाद के आविष्कारक आइंस्टीन विद्यार्थी जीवन में मंदबुद्धि माने जाते थे। एक दिन उन्हें विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया गया। कारण था क्लास में हाजिर जवाबी का अभाव। विषयों प्रश्नों की गहराई में वे इस हद तक चले जाते थे कि उत्तर तुरंत नहीं सूझता था। अध्यापक तथा विद्यार्थीगण इसी कारण उनकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर पाते। पर सभी जानते थे कि आरंभ में मंदबुद्धि समझा जाने वाला यह बालक इतिहास प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना जिसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते हैं। विलक्षण प्रतिभा के ऐसे अगणित प्रमाण मिले हैं जिनका कोई सीधा संबंध बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंसी कोविशेंट से नहीं है। वह मान्यता भी पुरानी पड़ती जा रही है कि प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त एक स्थायी जन्मजात अनुदान है। इंटेलिजेंस कैन बी टॉट। पुस्तक के लेखक ऑर्थर लिंडा के अनुसार कई व्यक्तियों में उनके जीवन के दौरान आईक्यू स्तर बढ़ता देखा गया है, जबकि स्कूल में आईक्यू परीक्षण के आधार पर अति मेधावी घोषित छात्र आगे चलकर निष्फल सिद्ध हुए हैं। प्रतिभा के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को चुनौती देने वाले ऐसे उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि यह पद्धति कितनी अपूर्ण और एकांगी है। मंदबुद्धि घोषित पर अद्भुत मेधा संपन्न व्यक्तियों के प्रमाण इस क्षेत्र में नए सिरे से सोचने तथा अनुसंधान करने की प्रेरणा देते हैं। न्यूयॉर्क में सन 1939 में भ्रूण के परिपक्व होने के 3 माह पूर्व जुड़वे बच्चों ने जन्म लिया। नाम पड़ा चार्ल्स और जॉर्ज। 3 वर्ष की आयु में उनका बौद्धिक परीक्षण किया गया। परीक्षणकर्ताओं ने उन्हें मंदमति का घोषित किया। इनकी आईक्यू 60 से 70 के बीच थी, जो सामान्य से भी कम थी। न्यूयॉर्क स्टेट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विलियम हार्वेज ने सन 1963 में इस युग्म का परीक्षण किया। उन्हें इसमें विलक्षणता का आभास मिला। उन्होंने जॉर्ज से एक जन्म तिथि बताकर उस पर पड़े दिन, उस क्रम में आगे पढ़ने वाले विभिन्न तारीखों तथा दिनों का ब्यौरा पूछा। कुछ ही सेकंड में उसने सही विवरण प्रस्तुत कर दिया। सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व अमुक दिन को कौन तारीख तथा माह था पूछे जाने पर बिना अधिक समय लगाए चार्ल्स तथा जॉर्ज दोनों ही बताते थे। आने वाले सैकड़ों वर्षों बाद की जानकारियां भी 100% सही देते थे, जबकि उन्हें कैलेंडर के नियमों का कुछ भी ज्ञान न था। लंबे समय तक डॉक्टर हार्वेज कारणों की खोजबीन करते रहे, पर विलक्षणता का रहस्योद्घाटन न हो सका। अंततः वे यह कहकर चुप हो गए कि प्रतिभा के अविज्ञात स्रोत मानव मस्तिष्क में विद्यमान है, जिसकी कोई जानकारी विज्ञान एवं मनोविज्ञान को नहीं है। इंग्लैंड का जेडेदिया बक्सन नामक व्यक्ति भी चार्ल्स जॉर्ज की तरह ही अद्भुत मेधा का धनी था।
बचपन में वह इतना मूर्ख समझा जाता था कि उसके माता पिता ने पढ़ाना भी उचित न समझा। अक्षर ज्ञान की भी उसे शिक्षा न मिली, पर आश्चर्य यह कि जब कुछ ही वर्षों बाद वह गणित के जटिल प्रश्नों को हल करने लगा, उसकी स्मृति विलक्षण थी। एक बार वह थिएटर में ड्रामा देख रहा था। 1 घंटे के भीतर अभिनेता ने जितने संवाद बोले, उनके शब्दों को सही संख्या व नर्तकी द्वारा नृत्य में उठाए गए कदमों की कुल संख्या बताकर उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जुबान पर सभी संवाद ऐसे रटे जान पड़ रहे थे कि उनका पूर्ववत अभ्यास किया गया हो। प्रामाणिकता की परीक्षा कितनी ही बार विशेषज्ञों द्वारा की गई, पर हर बार उन्हें बक्सन की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। एक बार उसे 365, 365, 365, 365, 365 जैसी संख्या का एक साथ गुणा करने को दिया गया। 1 मिनट में ही उसने सही गुणा करके सबको हैरत में डाल दिया। उल्लेखनीय बात यह थी कि उसे गणित के आधुनिक नियमों का आरंभिक ज्ञान तक न था। अपने परीक्षण के दौरान डॉक्टर D.C. रीफ तथा L.H. स्नीडर ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो 4 अंकों के वर्गमूल तथा 6 अंकों के घनमूल को क्रमशः 4 सेकंड तथा 6 सेकंड में हल कर देता था। यह घटना सन 1931 की है। सन 1970 में डेविड एस विस्कोट नामक एक विद्वान ने बोस्टन की एक महिला हैरियट का अध्ययन किया। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी निकली। मोजार्ट और बिथोवियन, स्क्वर्ट, डेब्यूसी, प्रोकोफिएव, वर्डी जैसे विश्वविख्यात तथा अन्य भी अगणित संगीतज्ञों के समक्ष उन्हीं जैसी हैरियट संगीत की धुनें निकाल लेती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने संगीत का कभी अभ्यास नहीं किया था, ना ही उसे लय, ताल, स्वर, रागनियों का ही कुछ ज्ञान था। जॉन वॉन न्यूमैन नामक विद्वान को मूर्धन्य गणितज्ञ की पदवी मिली है। वह कठिन से कठिन गणित के प्रश्नों का उत्तर बिना गुणा भाग किए, बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए देने के लिए विख्यात हैं। यूरोपीय विद्वान समय समय पर उनसे गणित की समस्याओं पर विचार विमर्श करने आते रहते हैं। भारत की सुप्रसिद्ध शकुंतला देवी की तरह अमेरिकी चीफ जस्टिस चार्ल्स इवान जैश के मस्तिष्क को भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। एक बार उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर को एक भाषण 2 घंटे बाद उसे बिना पढ़े ही, बिना एक भी गलती किए क्रमबद्ध दोहरा दिया। उनकी अद्भुत मेधा अमेरिका में चर्चा का विषय है। वैज्ञानिक क्षेत्र में मस्तिष्क की विलक्षणताओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ वैज्ञानिक इसका संबंध मस्तिष्क के प्रोटॉन रसायन से जोड़ते हैं। कुछ का मत है कि मस्तिष्क के अंतराल में कंप्यूटर जैसी कोई अविज्ञात प्रणाली भी कार्यरत है। दूसरी ओर पेलो अल्टो स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के डॉक्टर T.L. ब्रिंक ने प्रतिभा का संबंध मस्तिष्क के वाम भाग से जोड़ते हुए कहा है कि यह क्षेत्र असीम संभावनाओं का छिपा भंडार है, जिसका अध्ययन गंभीरतापूर्वक करना होगा। वैज्ञानिकों की अटकलों तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के प्रयोग परीक्षणों से निकले निष्कर्षों के आधार पर मानसिक प्रतिभा के कारणों की स्पष्ट व्याख्या कर सकना मुश्किल है। बुद्धि विश्लेषण एवं प्रखरता के निर्धारण के लिए बनाए गए बुद्धि लब्धि जैसे मापदंड अत्यंत बौने सिद्ध होते हैं। यथार्थता यह है कि इन परीक्षणों से बुद्धि चातुर्य का प्रत्यक्ष स्थूल पक्ष ही पकड़ में आता है। इंटेलिजेंसी का वह पक्ष जो महान तथा महत्वपूर्ण आविष्कारों का जन्मदाता है, किसी भी तरह इन परीक्षणों की सीमा में आ नहीं पाता। सशक्त कल्पनाओं, प्रखर विचारों का इनसे परिचय नहीं प्राप्त किया जा सकता। हिमनदों में बर्फ की शिलाखंडों का 3/4 हिस्सा पानी के भीतर डूबा रहता है, 1/4 ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रतिभा की भी लगभग ऐसी ही स्थिति होती है। एक मोटा और अत्यंत छोटा पक्ष ही बुद्धि का व्यक्त रूप में सामने आता है। उसी को लेकर मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन के क्रियाकलापों को गतिशील रखता है। अधिकांश भाग तो प्रसुप्त स्थिति में दबा पड़ा है तथा उपयोग में नहीं आ पाता है। जन्मजात प्रतिभा की विलक्षणता का कुछ सुनिश्चित कारण मनःशास्त्री तथा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बता पाते। आनुवंशिकी से जोड़े जाने वाले तीर तुक्कों की भी अब सटीक संगति नहीं बैठती। आनुवंशिकी के नियमों को झुटलाने वाले विपरीत तथ्य एवं प्रमाण भी देखे जाते हैं। मूर्ख माता पिता से मेधावी और मेधावी के मूर्ख पैदा होने के उदाहरण भी समय समय पर मिलते हैं।
सबसे अधिक रहस्यमय तथा चौंकाने वाली वे घटनाएं होती हैं जिनमें बिना शिक्षण प्राप्त किए विशिष्ट स्तर की प्रतिभा किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में अकस्मात उभरती दिखाई पड़ती हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब चिर प्रयत्न के बाद भी प्रौढ़ों में वैसी विशिष्टता देखने को नहीं मिलती जो बालक में अनायास ही प्रकट हो जाती है। कई बार ऐसी घटनाओं में पूर्व जन्मों के संचित संस्कार भी कारण हो सकते हैं। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन में किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने का भरपूर प्रयत्न करता है। अधिकांश में उसे सफलता मिलती भी है। उस विषय विशेष में वह मर्मज्ञ भी बन जाता है, पर कई बार लाख प्रयत्न के बावजूद भी वह अपनी मेहनत के अनुरूप योग्यता विकसित नहीं कर पाता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं समझा जाना चाहिए कि उसका इस जीवन का प्रयास सर्वज्ञ निरर्थक गया। वस्तुतः ऐसे ही पुरुषार्थ अगले जन्म में प्रतिभा बनकर प्रकट होते और लोगों को हैरत में डालते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। जापान के हनावा होकाइशी अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण ज्ञान के अवतार कहे जाते थे। सन 1722 में जन्म लेकर 101 वर्ष की अवस्था में सन 1823 में मरने वाले हनावा की 7 वर्ष की उम्र में नेत्र ज्योति चली गई थी। नेत्रहीन होकर भी उन्होंने 40,000 से अधिक पुस्तकें पढ़ डाली। उनके मस्तिष्क में ज्ञान का असीम भंडार जमा हो गया था। मित्रों के आग्रह पर मस्तिष्क में संचित ज्ञान भंडार को जब पुस्तक के रूप में छापा गया तो उसके 2820 खंड बने। स्कॉटलैंड के जेम्स क्रिस्टल ने 12 वर्ष की अल्पायु में ही अरबी, ग्रीक, यहूदी तथा फ्लेमिश सहित विश्व की 12 भाषाएं सीख ली थी। फ्रांस में जन्मे लुईस कार्डक 4 वर्ष की आयु में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं बोल लेते थे। जब वे 6 माह के थे तभी से बाइबिल पढ़ने लगे थे। 6 वर्ष के हुए तो गणित, इतिहास, भूगोल के प्रकांड पंडित बन गए। ब्लेट्स पास्कल ने 12 वर्ष की अवस्था में ध्वनि शास्त्र पर निबंध लिखकर सारे फ्रांस को आश्चर्य में डाल दिया था। जॉन फिलिप बराटियर ने 14 वर्ष की आयु में ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जो पढ़ते सुनते उन्हें याद हो जाता और उसे बाद में हूबहू वैसा ही सुना देते। पेरिस विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे छोटी आयु 16 वर्ष के प्रोफेसर डिनेस ली फेवे रहा है। वह यूनानी तथा लैटिन भाषाओं का पारंगत माना जाता था और अपना विषय पढ़ाने में विशिष्ट समझा जाता था। ट्रिनिटी कॉलेज का एक विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में ही एक दूसरी मैरीलैंड कॉलेज में प्रकृति विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। वह पढ़ता भी रहा और पढ़ाता भी। नियुक्ति के समय कुछ डिग्रियां 2 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेने की शर्त उस पर लगाई गई थी। वह उसने समय से पूर्व ही पूरी कर दी। साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी यथावत जारी रखी। इसी प्रकार लेबनान के केंटुकी नगर का मार्टिन जे स्पेल्डिंग 14 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बना। उन दिनों वह सेंट मैरीज कॉलेज में विद्यार्थी था, किंतु गणित संबंधी उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए उसे इसी कॉलेज में उस विषय के प्रोफेसर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। बड़ा होने पर उसे वॉल्टीमोर के ऑर्क बिशप पद पर प्रतिष्ठित किया गया। हॉलैंड लैंडन का जॉन डाइस्की पूरे 17 वर्ष का भी नहीं होने पाया था कि उसे इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम ने राजकीय धर्मोपदेशक नियुक्त किया। तब तक वह न केवल धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ बन चुका था, वरन हिब्रू और यूनानी भाषाओं में भी प्रवीण था। सेना में भर्ती होते समय मार्क्लीस डी नैना, जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, इतनी छोटी आयु में उसने यह प्रवेश नियमानुसार नहीं, अपनी विशिष्ट प्रतिभा का प्रमाण देकर पाया था। उसने पूरे 52 वर्ष तक फ्रांसीसी सेना में काम किया। इस बीच क्रमशः ऊंचे पदों का अधिकारी बनते बनते फील्ड मार्शल बन गया था। इसी पद में सेवा करते करते उसकी मृत्यु हुई। सेवानिवृत्ति के नियम उस पर लागू नहीं किए गए थे। एक अंग्रेज कवियत्री अपनी 18 वर्ष की आयु में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी कि उस आयु में संसद सदस्यता के लिए खड़े होने पर उसे भारी बहुमत से सफलता मिली। अमेरिकी पॉल मार्फी ने स्नातकोत्तर परीक्षा ही नहीं, वकालत की पदवी भी 19 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली थी। उन दिनों परीक्षा देने में आयु का कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए प्रवेश और उत्तीर्ण होने पर ऐतराज नहीं उठा। पर उस मासूम को डिग्री देते समय विश्वविद्यालय ने उस पर विशिष्ट प्रतिबंध अंकित किया।
कि वह 21 साल का होने तक वकालत का व्यवसाय न कर सकेगा। इंग्लैंड के रोज पब्लिक स्कूल में फिलिप हैरिंघम तब विद्यार्थी ही था, पर विद्यालय की प्रबंध समिति ने उसे पढ़ते रहने के साथ साथ हेडमास्टर का पद संभाल लेने के लिए भी सहमत कर लिया। तब वह मात्र 16 वर्ष का था। उसने अपनी शिक्षा जारी रखी और सौंपी गई जिम्मेदारी भी भलीभांति निभाई। फ्रांस की ग्रांड असेंबली के संसद सदस्य जीन बैप्टिस्ट टेस्टे को 13 वर्ष की आयु में ही चुन लिया गया था। उसमें उन दिनों बड़े तेजस्वी व्यक्ति ही चुने गए थे। फ्रांसीसी विद्रोह के उपरांत वही उच्चतम शासन संस्था थी। पेरिस की रॉयल लाइब्रेरी का सर्वोच्च अधिकारी फैनकोर्ट से आक्सडे को जब पदासीन किया गया तब 12 वर्ष का था। कुछ ही वर्ष बाद वयस्क होने से पूर्व उसे संपूर्ण पुस्तकालयों की संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। उसका पुस्तकीय ज्ञान तथा पुस्तकों का संचालन संबंधी कौशल असाधारण था। जर्मनी के एल्डोर्फ विश्वविद्यालय का रीडर काउंट वान पपेहम नियुक्त हुआ। तब वह 14 वर्ष का था। उसके बाद उसने सेना में प्रवेश किया और जीवन भर हर महत्वपूर्ण लड़ाई में प्रमुख पद संभालता रहा। उसने छोटी बड़ी 101 लड़ाइयों की कमान संभाली और लड़ते लड़ते ही शहीद हुआ। विक्टर डी जॉय जब फ्रांसीसी एकेडमी की सदस्या चुनी गईं तब वे 13 वर्ष की थीं। उन्हें वोल्टेयर की कृतियां कंठस्थ याद थीं। यह साहित्य 36 भागों में है और उसमें 30 लाख ग्रंथ हैं। सियोल में एक 3 वर्षीय कोरियाई बालक जोग आंग ने कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वह दोनों भाषाएं धड़ल्ले से बोलता था और बिना किसी साहित्यिक त्रुटि के ठीक प्रकार लिखता था। छपरा बिहार में जन्मा एक संतोष नामक बालक जन्म के 3रे वर्ष से ही अपनी संगीत प्रतिभा का असाधारण परिचय देने लगा था। जिन वाद्य यंत्रों को उसने कभी देखा न था, उन्हें सामने प्रस्तुत करने पर वह इस प्रकार बजाने लगा मानो उसमें वह पहले से ही पारंगत हो। इस विलक्षणता के प्रदर्शन भारत के अनेक प्रमुख नगरों में हुए। लाखों दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। स्वीडन के वैरान गुस्ताफ हेमफील्ड जब 14 वर्ष के थे तब यूरोप में प्रचलित 9 भाषाओं में धड़ल्ले से बोलने और लिखने लगे थे। आगे उन्होंने हिब्रू पर भी अधिकार पाया। मात्र प्रतिभा के आधार पर नहीं, उनके चरित्र चिंतन की उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए स्वीडन सरकार ने उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी बनाया। ये सारी घटनाएं पूर्व जन्म में व्यक्ति द्वारा क्षेत्र विशेष में किए गए प्रयास अभ्यास की ओर इंगित करती हैं। जो प्रयास पिछले जन्म में अधूरा रह जाता है अथवा कठिन प्रयत्न के बावजूद जिसमें सफलता नहीं मिल पाती, उसमें अगले जन्म में स्वल्प अभ्यास से ही ऐसी प्रतिभा विकसित होती है जिसे आश्चर्यजनक कहा जा सके। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्व दैहिकम के रूप में गीताकार ने भी इसकी पुष्टि की है।